हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है ये आधारित रहने वाला है आपका साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 9 पर। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक अश्व शक्ति समान है। अश्व शक्ति मतलब ये पावर का यूनिट होता है, ठीक है ना। पावर, यूनिट ऑफ पावर, अश्व शक्ति जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हॉर्स पावर, ठीक ना। तो अश्व शक्ति क्या होता है? पावर का यूनिट होता है। तो ये कितने के बराबर होता है? हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम गैस होती है। पेट्रोलियम गैस किस किस का मिक्सचर होता है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब इस सभी का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे, एक तत्व के समस्थानिक में, एक तत्व के समस्थानिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स बोलते हैं ना, इंग्लिश में से आइसोटॉप्स बोलते थे। क्या होता है इसमें? प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की। संतुलित आहार कैसा आहार होता है? वैसा आहार होता है जिसमें आपका प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या हो प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। उसको क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार कहते हैं। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। किस पे? तो आयु पर, ठीक है, स्वास्थ्य पर भी करता है, व्यवसाय पर भी करता है, मतलब ये सभी पे निर्भर करता है। क्या? संतुलित आहार। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो गेहूं का बढ़ा था। किसका बढ़ा था? गेहूं का बढ़ा था, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति कब हुई थी? तो 1960 में, ठीक ना। तो देखा जाए तो हरित क्रांति के जो इसे लागू किया था किसने? हरित क्रांति के क्या थे? नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति मतलब हरित क्रांति को किया था, ठीक ना। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को क्या जाना जाता है? इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक ना। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे मानते हैं? ये तो विश्व का हो गया। ये किनका हो गया? विश्व का। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व के हो गए। अगर आपसे भारत का पूछ दे तो भारत का क्या बताना है? भारत में जो हरित क्रांति का अभियान चलाए थे वो कौन चलाए थे भारत में? तो एस स्वामीनाथन ने। किसने चलाया था? एस स्वामीनाथन। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ठीक ना। और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न में मतलब वृद्धि हुई थी? तो गेहूं के। आगे बढ़ते हैं। भारत में गोवंश की नस्लें हैं। कितनी है भारत में गोवंश की नस्लें? तो 25 है। कितनी है? 25 है। अच्छा, भैंस का कितना है? गौ का तो 25 है, भैंस का होता है 5, ठीक ना। ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। क्या कारण है? तो कारण है आपका डी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। खाद्यान्नों के ये सब आपका रिपीटेड क्वेश्चन चल रहा है, ठीक ना। आपका हर एग्जाम प्रीवियस ईयर के हर प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक ना। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर कर लो सारे सब्जेक्ट का, बस आपका काम तमाम हो जाएगा, मतलब डीएलएड का। खाद्यान्नों के संरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है।
इससे पहले किए कि कितना होता है, अब मात्रा कितनी पाई वो आपको, तो 14% से कम। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अनुवांशिक रोग है तो हीमोफीलिया ये अनुवांशिक रोग है, ठीक है ना, ये जेनेटिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, जैसे इसमें कट उठ जाएगा ना, हीमोफीलिया जिसको हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है कि जिससे शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, ठीक है ना। ये रोग जिसको है उसका अगर कहीं भी शरीर में कट जाएगा, घाव रहेगा, तो वो क्या होता है, खून नहीं रुकता है, वो जमेगा ही नहीं, वो बहता ही रह जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होता है। मैग्नीज नोड्यूल कैसे प्राप्त होता है? तो सागर तल से। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? बताइए। पीतल है। पीतल किससे किससे मिलके बनता है? पीतल आपका तांबा, सिंधु सभ्यता में बहुत पढ़ते हैं हम लोग, तांबा प्लस क्या मिलता है, जस्ता मिला के बनता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। कौन सा सबसे अधातु है? तो सिलिकॉन, ठीक ना। अमोनिया के रासायनिक सूत्र है NH3, सबको पता होना चाहिए NH3 है। ये कैसा गैस होता है? तो ये रंगहीन गैस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। और दूसरा इससे यह हवा, से हल्की होती है। ये हवा से क्या होती है? हल्की होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? संश्लिष्ट मतलब आर्टिफिशियल। संश्लिष्ट रेशा यहाँ पर पूछा नहीं है, इससे मतलब आपका क्या पूछा है? नेचुरल फाइबर के बारे में पूछ रहा है, जो मानव नहीं बनाया। तो रुई तो मानव नहीं बनाया, रुई तो हमको भेड़ से, याक से मिल जाता है। लेकिन रेयॉन क्या है? सिंथेटिक है, नायलॉन सिंथेटिक है, और पॉलीस्टाइलिन ये भी आपको आर्टिफिशियल बनाया जाता है, मानव द्वारा ये सब निर्मित है। लेकिन ये आपका प्राकृतिक है। ये क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ये आपका प्राकृतिक रेशा है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। यहाँ पर नहीं पूछा था कि जो कौन सा सिंथेटिक रेशा नहीं है, तो आपका जो सिंथेटिक का मतलब होता है जो मानव बनाता है, मैन मेड, जो आदमी यहाँ पर धरती पर, पृथ्वी पर बनाया है। लेकिन रुई तो बनाता नहीं है। लेकिन ये सब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये सब मानव निर्मित रेशा है, जिसे आप सिंथेटिक रेशा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ से पूछा नहीं, तो नहीं रुई होगा, ठीक ना। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? सबसे कम किसका गलनांक है ये पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन का सबसे कम गलनांक है। कैसे? तो देख लीजिए। ऑक्सीजन का जो O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो गलनांक है, इसका जो गलनांक का वैल्यू है वो -218.80 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अलावा सबका पॉजिटिव में होता है, ठीक ना, यही निगेटिव में है। तो निगेटिव मतलब कम। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है, ठीक ना। रेशम का कीट से हमको रेशा मिल जाता है, मधुमक्खी से हमको क्या मिल जाता है? शहद मिल जाता है, शहद मिल जाता है। लेडी बर्ड फूंक से भी कुछ मिलता होगा, ठीक ना। लेकिन घरेलू मक्खी से हमको बीमारी मिलती है ना। तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, ठीक ना, 72 बार। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता पूछा है, मतलब R बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुना में L/A होता है। हमको पूछा है इसका,
तो क्या हो जाएगा R गुना में A/L, R का ओम और एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर ख़त्म तो ओम मीटर, तो आपका क्या होगा ओम मीटर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर प्रतिरोधकता, इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, सबको पता होना चाहिए, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है आपका। ऑप्शन बी जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या है जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसे बोलते हैं जिप्सम, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम, ठीक ना। और सी वाला जो है ये किसका है, तो ये है वॉशिंग सोडा का, ये किसका है वॉशिंग सोडा का। एक बल्ब अपने घर से, एक बालक है, सॉरी बल्ब नहीं बालक, एक बालक अपने घर से पूरब दिशा में 100 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ मान लीजिए ये बालक था, ठीक ना, ये पूरब दिशा में गया 100 मीटर की दूरी कितना, ये हो गया डिस्टेंस, टाइम भी दिया हुआ इसका 50 सेकेंड में गया, ठीक ना। तय कर अपनी दिशा बदल लेता है, यहाँ गया मतलब कोई प्लेस पे पहुँचा लेता है और पुनः अब क्या करता है वो दिशा बदल लिया, मतलब इधर हो गया, दिशा बदल लेता है और वह पुनः 100 मीटर फिर से क्या करता है 100 मीटर चलता है, मतलब डिस्टेंस फिर से वो उतना ही चलता है दूरी। अब फिर से वो टाइम कितना ले रहा है 50 सेकेंड ही ले रहा है। तय कर वापस घर लौट आता, मतलब इधर से गया रेड वाला लाइन से गया और ब्लू वाला लाइन से फिर घरे आ गया, यहाँ मतलब उसका घर है, घर वापस लौट आता। तो उस बालक का औसत वेग क्या है आपको पूछा, एवरेज स्पीड पूछा है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग मैथ का में भी पढ़ते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए पहले अगर हम टोटल, या हिंदी में लिख देता हूँ, हम निकाल ले कि कुल क्या, अगर हम कुल विस्थापन निकाल लें, कुल विस्थापन तो क्या हो जाएगा 100 गया और उसी 100 से फिर आ गया तो कितना हो गया 0 हो गया विस्थापन। और कुल समय निकाल ले, समय तो क्या होगा 50 गया और 50 आने में लगाया तो समय जुड़ के कितना 100 सेकेंड। और हम औसत बराबर क्या जानते हैं, औसत वेग बराबर जानते हैं विस्थापन लिखा है, ठीक है, विस्थापन बटे में टाइम मतलब समय, कहने का मतलब समय। तो ये हो गया 0 और नीचे हो गया 100, कट छट के कितना आएगा 0, तो आपका मीटर पर सेकेंड, कहे कि औसत वेग का क्या होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स कितने हम लोग जल्दी 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग से बस एक ही निवेदन है कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, आपको ज़्यादा बाहर की नहीं दुनिया से पूछता है। तो आप जिस तरह की तैयारी करो बिहार डीएलएड का, तो उसमें आपका प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट इतना लगा लो काफ़ी है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक ना, और आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आजकल बस इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।